आईआईटी अपने को काफी ऊपर उठा लेता शिक्षण संस्थानों में, अगर वो ये पोजीशन ले लेता कि हम किसी भी भाषा में थीसिस, पीएचडी थीसिस स्वीकार करें। इतना ज्यादा अंग्रेजी से दब गए थे लोग वहाँ कि वो सब कुछ अंग्रेजी में ही चाहते थे। आज भी भारतीय भाषाओं के बीच जो एक साहचर्य होना चाहिए वो नहीं है। देखिए, जब कोई चीज प्रचलन के बाहर हो तो उसको प्रचलन में लाने में कुछ बैरियर होते जिनको तोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है या बैरियर हटा के आगे बढ़ना पड़ता है। आपने लंबा समय थीसिस में लगाया, कई साल, लगभग 7-8 साल आपका उसमें पीरियड हुआ, और उन 7-8 वर्षों की गतिविधियां लिखित तौर पर ये मिलती हैं कि आप उसी समय किसान और मजदूर, ये दो जो कर्मशील समुदाय हैं, उनकी तरफ मुड़ गए थे। मजदूर किसान नीति 77 के दिसंबर से छापना शुरू किया और 87 के दिसंबर तक लगभग छपा, 10 साल। किसानों से जब आप सीधे जुड़ने लगे तो उस समय किसान आंदोलन ने तगड़ा विचार शुरू में क्या रखा? क्या? गांव की गरीबी का कारण गांव के बाहर है। पिछले हिस्से में बातचीत के हमने सुनील जी से उनके बचपन के दिनों के बारे में और शुरुआती पढ़ाई लिखाई से लेकर आईआईटी जाने तक और दर्शन शास्त्र की थीसिस हिंदी में लिखने के आग्रह के साथ भाषा के आग्रह को लेकर बातचीत की थी। आज दूसरी बातचीत भी हम यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन आईआईटी में सुनील जी ने एक बड़ा जो महत्वपूर्ण काम किया वो है मजदूर किसान नीति के प्रकाशन के साथ साथ आईआईटी से बाहर की दुनिया से अपने संबंधों को आगे बढ़ाने और विस्तृत करने, किसानों मजदूरों से जुड़ने की प्रक्रिया में। एक प्रश्न जो मेरे मन में बुलबुलाता रहा है वो ये कि आईआईटी आमतौर पर माना जाता है कि ये अंग्रेजी जानने वाले अगर नहीं हैं, यानी इलीट नहीं हैं, लोहिया की भाषा में अगर कहा जाए तो जाति और अंग्रेजी दो विशेषाधिकार, और तीसरा विशेषाधिकार है पैसे की ताकत, क्योंकि आईआईटी की फीस बहुत बढ़ चुकी है, उस समय बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो अंग्रेजी जानने वालों की वर्चस्व वाली संस्था है, जहाँ हिंदी में थीसिस लिखने का आग्रह सिरे से नकार दिया गया। लेकिन अगर कानपुर आईआईटी के डायरेक्टर ये कहते कि हम किसी भी भाषा में यहाँ थीसिस एक्सेप्ट करेंगे और उसका इवोल्यूशन करेंगे उसी भाषा के विद्वान के ज़रिए से और डिग्री भी देंगे, तो क्या होता सुनील जी? तो ये पहली चीज़ जो होती वो ये कि ये भाषा विवाद न हो करके भाषा के मार्फत रचना के नए रास्ते खोलने का एक मौका बन जाता। लेकिन तो ये बहुत बड़ा फर्क है जी। भाषा विवाद तो मतलब झगड़े वाली बात है और ये तो रचना वाली बात है। यानी भारतीय भाषाओं को लेकर पढ़ाई लिखाई होती है विश्वविद्यालयों में, आईआईटी इसका अपवाद रहा है। लेकिन अगर आईआईटी इसको स्वीकार करता, और आईआईटी चूँकि विज्ञान और टेक्नोलॉजी की संस्था है, तो इसलिए शायद एक बड़ी नज़ीर बनती और तमाम सारे लोग उससे जुड़ते, और हो सकता है कि इंक्लूजन जो होना चाहिए, जो बहिष्करण के शिकार समुदाय हैं उनके बीच से भी बच्चे आते, ऐसा होता। बिल्कुल संभव है। देखिए, ऐसा है, ये बड़ी मज़ेदार बात होती। आईआईटी अपने को काफ़ी ऊपर उठा लेता शिक्षण संस्थानों में, अगर वो ये पोजीशन ले लेता कि हम किसी भी भाषा में थीसिस, पीएचडी थीसिस, पढ़ाने की बात तो नहीं हो सकती है किसी भाषा में, पीएचडी थीसिस स्वीकार करेंगे। हिंदी की ले लेता, कोई तमिल में करता तो उसकी ले लेता। आईआईटी के पास न पैसे की समस्या थी और न कॉन्टैक्ट्स थी। वो किसी भी भाषा के कौन एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास ये थीसिस जांचने के लिए भेजी जा सकती है, इसका पता लगाना आईआईटी के लिए बहुत आसान था। एक ज़्यादा से ज़्यादा ये होता कि एक भाषा सेक्शन खोल देते एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में, एक भाषा का अलग ऑफिस खोल देते, तो और मुश्किल इसमें कुछ नहीं था, केवल दिक्कत थी तो सोच नहीं, वो सोच ही नहीं पाए।
उनकी सोच में सीमाएं थी, वो इतना ज़्यादा अंग्रेजी से दब गए थे लोग वहाँ के कि वो सब कुछ अंग्रेजी में ही चाहते थे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि वो अगर मान लीजिए वो मान जाते हैं अंग्रेजी भी चलेगी, फ्रेंच भी चलेगी, जर्मन भी, इटालियन और भाषाएं हो सकती हैं, कुछ अफ्रीकी भाषाएं हैं, उबुंटू चलेगी, कोई चलेगी जी। इन सब में करा सकते हैं। 6 महीना और लगेगा, ये तो लिखने वाले का रिस्क है कि उसको 6 महीना और लगाना होगा, क्योंकि एग्जामिनर ढूंढने में, उन तक पहुंचने में और समय लगेगा। जी जी। लेकिन जो बात है वो वहाँ से ये नहीं होती है, बात उठती जरूर है, लेकिन तब देखिए अगला कदम होता, और वो होता जरूर अगर ऐसा करते तो। इस लिबरल एटीट्यूड में ये होता कि आप हिंदी, तमिल, मराठी, गुजराती सब ले रहे हैं, तो कोई भोजपुरी या अवधी भाषा में लिख के आता और कहता कि अब आप अवधी भी लीजिए। तो ये कहीं तो भी लीगली तय हो सकता था कि स्पोकन लैंग्वेजेस में है या नहीं है ये सब। दूसरी बात ये होती कि एक कितने ऐसे उदाहरण आते, हम तो ये कहते हैं कोई अवधि में लेके आता तो अवधि में भी स्वीकार कर लेना चाहिए था, मिल जाते। हमारे यहाँ डॉक्टर AP शुक्ला करके बड़े फिजिसिस्ट थे, फिलासफर भी थे जी, उनको अवधि आती होगी और रायबरेली के रहने वाले थे। तो कुछ नहीं, खुद नहीं लिखते पढ़ते होंगे, लेकिन किसी ने लिखा है वो तो पढ़ ही सकते थे। तो भाषा को एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी के माध्यम के रूप में देखा जाए, न कि एक उसकी हायरार्की बना करके कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये तो बड़ा नैरो दृष्टिकोण, और आज यही हो रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालयों की भूमिका भी इसमें हमेशा जांची जाएगी कि भाषा संबंधी जब आंदोलन और संकीर्णताएं चालू थीं तो उनकी क्या भूमिका थी, किस रूप में जांचा जाएगा। बिल्कुल जांचा जाना चाहिए कि उस वक्त विश्वविद्यालयों ने क्या कहा, उस वक्त जो वाइस चांसलर्स रहे होंगे, आज भी उनसे पूछा जा सकता है जाके कि चलिए उस वक्त क्या कहा, नहीं आज आपको क्या कहना है। तो हो सकता है कि वो ऐसी बात कहें जो मतलब की निकले, जो विस्तार दे। देखिए, भाषा बहुत बड़ी चीज़ है। भाषा का पैराडाइम ये जब से साइंस का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ है और साइंस में जो एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग का पैराडाइम है, वो पैराडाइम धीरे धीरे करके सब पर सवार हो गया है। आर्ट्स कॉलेज में भी, म्यूज़िक कॉलेज में, सब जगह साइंस का पैराडाइम चलता है। उसी को आधुनिक शिक्षा माना जाता है, जो साइंस के पैराडाइम पे अपनी शिक्षा संवारते हैं। साइंस जब नहीं था तो उसके पहले जो विद्या का, ज्ञान का जो पैराडिग्मेटिक स्ट्रक्चर है, जो उसकी संरचनात्मक विशेषता है, वो कहाँ से डिराइव होती थी, कहाँ से आती थी? भाषा से ज़्यादा करके आती थी, ग्रामर से नहीं। लोग कह देंगे ग्रामर से नहीं, भाषा से। उस भाषा में क्रिएटिविटी भी है, ग्रामर भी है, उस भाषा में सब कुछ है। अगर स्पोकन लैंग्वेज की बात करें तो स्पोकन लैंग्वेज इज़ अनकंडीशनल लैंग्वेज, कि बिना किसी शर्त की भाषा है। सामान्य भाषा के ऊपर में, स्पोकन लैंग्वेज के ऊपर में 20th सेंचुरी के मिडिल में, लगभग समझ लीजिए 1950 से 80-90 तक और पहले से, इनफैक्ट रसेल के समय से, शुरू से काफ़ी भाषा के सवाल पे, भाषा के ऊपर बहुत दार्शनिक व्याख्याएं हुई, और उन सब व्याख्याओं का यही मतलब निकलता है कि स्पोकन लैंग्वेज की वैल्यू ज़्यादा है जितनी आज तक समझी गई है उससे। इसका अगला मतलब तुरंत ये निकल आता है कि ग्रामर की वो वैल्यू नहीं है जो रिटन लैंग्वेज में आपको बांधता है एक ढंग से। कवि जरूर कुछ थोड़ा सा उसमें से आज़ादी हासिल कर लेता है, लेकिन हम आप अगर इम्तहान में किसी ग्रामर को तोड़ते हुए लिख देंगे तो नंबर कट जाएगा। तो आपके ऊपर एक बंधन है, कंस्ट्रेंट है। ये स्पोकन लैंग्वेज में नहीं है, ये बोली की भाषा में नहीं है। तो भाषा के ऊपर तो एक बड़ी बहस कभी भी हमेशा चलती रहनी चाहिए, और भाषा में जो समझ की आंतरिक संरचना है, वो किस किस्म की विद्यागत संरचना है, इसके ऊपर ये बड़ा दार्शनिक सवाल है, और आज भी है, और आज तो और महत्वपूर्ण सवाल है
क्योंकि आप देखिए, इस बात को देखिएगा, कंप्यूटर के आने के बाद से एक बड़ा फर्क आया है। एक तो मार्केट का इम्पोर्टेंस बढ़ा है वगैरह, ये सब बहुत कुछ हुआ है, उसमें हम नहीं जा रहे। लेकिन कंप्यूटर में आप देखेंगे सॉफ्टवेयर वालों को ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, हार्डवेयर वालों को कम मिलती है। हार्डवेयर तो मिस्त्री बन के रह जाता है। मिस्त्री बन के रह जाता है। वो थोड़ा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जानता होगा, थोड़ा इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, वो इलेक्ट्रिसिटी के बिहेवियर को ज़्यादातर समझता है, जानता है, करंट के बिहेवियर को समझता है, जानता है। ये सब और बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी हार्डवेयर में, मेमोरी कैसे स्टोर करना, ये वो सब आ जाएगा उसमें। लेकिन वो सॉफ्टवेयर को ज़्यादा महत्व क्यों है? अच्छा, जिस लिए भी हो, चलिए वो बहस हम नहीं करना चाहते। अभी जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो ये है कि सॉफ्टवेयर का ज़्यादा इम्पोर्टेंस का मतलब ये है, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज़ अ लैंग्वेज, एक भाषा है, फॉर्मल लैंग्वेज है, औपचारिक भाषा जिसे कह सकते हैं। लेकिन औपचारिक भाषा से वो बात ही, संगठित भाषा कह सकते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज है, लेकिन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में ऑल सेड एंड डन है भाषा, और वो एक लॉजिक के हिसाब से चलती है, ग्रामर के हिसाब से केवल नहीं चलती है। जो केवल ग्रामर से नहीं चलता है, एक लॉजिक के हिसाब से चलता है, उसमें कुछ बातें गूढ़ होती हैं, ज़्यादा महत्व की होती हैं, ज़्यादा क्रिएटिव हो सकती हैं। इस बात को समझना जरूरी है। भाषा का महत्व जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा आपके पास सोचने और नई बात कहने वाले लोग। अच्छा, एक चीज़ और मुझे जो लगता है, भाषा पर आपने बहुत अच्छी बातें कही, और मुझे लगता है कि आज भी इतना समय बीत गया जब बहुत सारे आधुनिक औजारों से काम हो रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें आई, लेकिन आज भी भारतीय भाषाओं के बीच जो एक साहचर्य होना चाहिए वो नहीं है। बंगला में बरसों पहले छपा हुआ कोई उपन्यास हिंदी में 20-25 साल के बाद आता है, उसका तेज ख़त्म हो चुका होता है। लेकिन अंग्रेज़ी में कोई किताब आती है तो वो कुछ साल के बाद आ ही जाती है। कन्नड़ और मलयालम हो चाहे तेलुगु हो, इस तरह की भाषाएं जो सुदूर दक्षिण की भाषाएं हैं, उनमें अभी नया क्या लिखा जा रहा है, ये बातें बहुत हिंदी में कम है। तो इस तरीके से जो एक न इधर की चीज़ें उधर जा रही हैं, न उधर की चीज़ें इधर आ रही, तो देश ही एक स्तर पर वैचारिकी में एक नहीं है, तो फिर कैसे एक सूत्र में बांधेंगे आप? नहीं, विभिन्न भाषाओं के बीच में जो साहचर्य, जो भाईचारा होना चाहिए, वो तो प्रमोट करना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट और स्टेट का जो कैरेक्टर है, स्टेट आप उसको सरकार मान लीजिए, जैसे भी देखिए, जब तक सरकार के स्तर से कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं होगा, अंग्रेजी में छपने के बाद में एक उसको पाठक वर्ग मिलता है। अगर हिंदी भाषा का कन्नड़ में अनुवाद छप जाए तो उसको भी एक पाठक वर्ग मिलता है, और छोटा नहीं होगा अंग्रेजी के पाठक से, उससे बड़ा भी हो सकता है। लेकिन अंग्रेजी में जो पाठक वर्ग मिलता है, उसके चलते जिसने अनुवाद किया है और जिसने मूल लिखा है, वो कोई इंटरनेशनल प्राइज़ के लायक भी समझने लायक जाता है, उसको समझा जाने लग जा। अभी मिलते हैं, कई प्राइज़ मिलते हैं अनुवाद पे जी। तो वो अनुवाद इतना अच्छा हो जाता है कि जो जिसने मूल लेखन किया है उसको पुरस्कार मिलता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ये एक उधर एक आकर्षण है अंग्रेजी में अनुवाद का, जी। जो कि कन्नड़ में अनुवाद करें, तमिल में अनुवाद करें। लेकिन अगर कुछ समय तक जिद करके, आपको मैं एक उदाहरण दूंगा। उदाहरण ये है कि गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस लोगों से कहा कि आप खादी पहनिए, चाहे थोड़ा सा महंगा क्यों, और खादी का जो वीवर है, बुनकर है, जो उसको थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ जाए बाकी बुनकरों से, तो भी दिया जाना चाहिए। देखिए, जब कोई चीज़ प्रचलन के बाहर हो गई तो उसको प्रचलन में लाने में कुछ बैरियर होते हैं, जिनको तोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है, या बैरियर हटा के आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ रुकावटें होती हैं, उन रुकावटों को तोड़ के आगे बढ़ना होता है। हमें अगर भारतीय भाषाओं में ज़्यादा अनुवाद चाहिए तो उसको कुछ प्रमोशनल स्कीम होनी जरूरी है। शुरू में आप उसके लिए पुरस्कारों की संख्या बढ़ा दीजिए, आप उसके लिए
और जो भी बहुत तरीके हैं सरकार के पास किसी चीज़ को प्रमोट करने के, वो उसको प्रमोट करे, होने लग जाए। एक बार होने लग जाएगा तो फिर होने लग जाएगा, उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्रमोशन के लिए जो पैसा वगैरह लगता है, वो अगर आप सरकारी पैसे खजाने का ये देखिए हिसाब किताब, नहीं बराबर है, मतलब एकदम नहीं के बराबर है, कुछ नहीं। और बड़ा ऑब्जेक्टिव हो सकता है विभिन्न भाषाओं का भाईचारा। ये भारत देश में किसी भी किस्म के डेमोक्रेटिक सेटअप, आप उसे स्वराज के नाम से जाने, आप उसे लोकतंत्र के नाम से जाने, आप उसको जिस भी ढंग से समझें, इस देश में दो ही शब्द प्रचलित रहे, एक स्वराज का और एक लोकतंत्र का, और कोई शब्द हमें समाजवाद का शब्द है, समाजवाद भी प्रचलित है। उसमें भी अगर पूरे देश को एक समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत होना है तो विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के बीच भाईचारा नहीं होगा तो यह असंभव हो जाएगा। लेकिन अभी जो स्टेट है वो तो चाहता है कि विभिन्न, चाहता है नहीं चाहता है छोड़िए उस बात को, लेकिन भाईचारा बने, इससे तरह तरह के जो ज्ञान के प्रकल्प हैं, जो ज्ञान की धाराएं हैं, उनके बीच में भी आपस में आप देखिएगा, वहाँ के क्या नाम है उनको, बासवण्णा, कर्नाटक के बसवण्णा, जो ये लिंगायतों की शुरुआत, वीर शैव संप्रदाय वाले, बसवण्णा को हिंदी वाले लोग बहुत कम जानते हैं। जबकि यहीं पर जो है काशी विश्वनाथ का जो प्रतीक है, वो उधर का भी है। हाँ, वो बात सही है, लेकिन वो वीर शैव कुछ अलग ढंग से आया, जाति विरोध में आया वगैरह, जो कुछ भी रहा, अच्छी बातें रही तमाम, और बहुत पॉपुलर रहा है वहाँ पे, सब बहुत बड़ा नाम है बसवण्णा का। और कब 14वीं 15वीं सदी कभी जब कबीर रहे होंगे, उसी के आसपास कभी 100 साल पहले बाद में कभी रहे होंगे। कबीर तो कुछ हद तक पहुँचे हैं, भाषाओं में कितना पहुँचे हैं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हिंदी का क्षेत्र इतना बड़ा है, सब जगह पहुँच गए हैं। मुंबई भी पहुँच गए हैं क्योंकि वहाँ हिंदी समझते हैं कम से कम इतनी लोग। तो बसवण्णा के कार्यों का और उनके चरित्र का और उनके करना उसके जो भी कृतित्व है, उसका हिंदी में अनुवाद हो, सरकार कराए, ठीक से कराए और उसको वितरित कराए, जगह जगह वितरित कराए, गुरु पूर्णिमा पे वितरित कराए, कबीर जयंती पे वितरित कराए, बुद्ध जयंती पे वितरित कराए, कि इन्हीं लोगों के समकक्ष हमारे ही देश के ये इतने बड़ा नाम है, इसको भी लोग पढ़ेंगे, जानकारी होगी, बहुत से लोग तैयार होंगे कर्नाटक जाने के लिए, जिनको बंगलोर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सामान्य लोग जो जैसे पिलग्रिमेज होती है, तीर्थ के लिए जाते हैं, वैसे वो बसवण्णा के स्थान, बहुत लोगों के अंदर ये भाव पैदा होगा कि बसवण्णा के स्थान पे हमें एक बार जाना है, जैसे लोग कबीर के स्थान पे जाना चाहते हैं, या महाराष्ट्र में विट्ठल के उस पे जाते हैं, विट्ठल के उस पे जाते हैं, उस तरह से तमाम जाते हैं। तो कहीं और ज्ञानेश्वर के समाधि पे जाते हैं लोग तमाम, उसी तरह से बसवण्णा के यहाँ जाने लग जाएंगे। यहाँ से लोग जाएंगे, उत्तर प्रदेश से जाएंगे, बनारस से लोग जाएंगे। क्या नतीजा होगा इसका? निश्चित रूप से नहीं, वो मार्केट का भी बहुत एक्सपेंशन होगा, लेकिन फर्क ये है कि ये जो लोग जाना शुरू करेंगे, इनसे आम आदमी जिन चीज़ों को बनाता बेचता है वो ज़्यादा बिकेंगे। मार्केट जो आधा नीचे का है, मतलब मार्केट को एक में देखिए तो नीचे वाला हिस्सा जो मार्केट का है, जो छोटी जगहों पे सामान बिकता है, जो कम पैसे में सामान बिकता है, वो प्रमोट होगा, बाजार प्रमोट, लोकल मार्केट विल बी प्रमोटेड, स्थानीय बाजार को बहुत प्रमोशन, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आपस में भाईचारा होगा अलग भाषाओं वालों का, तो अलग अलग विद्याओं का आपस में भाईचारा होगा, तो तरह तरह के स्थानीय बाजार एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। यही स्वराज है। और स्वराज क्या है जी? तो एक, लेकिन इसमें भाषाओं के बीच में भाईचारा ये एक बहुत बड़ा जी भाग है इसका, और ये हम लोग के लिए तो ये गॉड सेंट जिसे कहते हैं, भगवान ने दिया हुआ ये है कि हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं। इससे हमें निरंतर खुश रहना चाहिए कि ये हमारी ताकत उस अर्थ में नहीं, ये हमारी
सैद्धांतिक, रचनात्मक और आध्यात्मिक ताकत का आधार है। जी। हम ये समझते ही नहीं, हम अंग्रेजों के पीछे दौड़ रहे हैं। भाषा का जो स्वराज है वो आपके उस आग्रह में दिखता है जो आपने थीसिस लिखने को वो किया, लेकिन वही वो दौर है कि आपने लंबा समय थीसिस में लगाया, कई साल, लगभग 7-8 साल आपका उसमें गुजर गए ज़्यादा। और उन 7-8 वर्षों की गतिविधियां लिखित तौर पर ये मिलती हैं कि आप उसी समय किसान और मजदूर, ये दो जो कर्मशील समुदाय हैं उनकी तरफ मुड़ गए थे और कैंपस से बाहर भी थोड़ी आपकी नज़र जाने लगी। तो कैसे इसकी शुरुआत हो गई, कौन लोग थे इसके साथ में जो है आप? थोड़ी थोड़ी शुरुआत तो पहले से हुई थी, लेकिन जो बड़ी शुरुआत हुई वो 1977 में जब इमरजेंसी हटी जी। और चुनाव डिक्लेयर हुए, आम चुनाव की घोषणा हुई, तो एक स्टूडेंट्स का ग्रुप था कानपुर में। ज़्यादातर लेफ्ट सोचने वाले लोग थे, लेकिन सब लेफ्ट ही सोचने वाले थे ऐसा नहीं, बड़ा ग्रुप था 40-50 और ज़्यादा। ये सक्रिय हो गया कि इंदिरा गांधी को, कांग्रेस को हारना जरूरी है। उस वक्त तक इंदिरा कांग्रेस थी, वो 69 में स्प्लिट हो गया था तो इंदिरा कांग्रेस हो, तो इंदिरा कांग्रेस को हारना जरूरी है, इस टाइप का ख्याल को लेकर के कि इमरजेंसी एक बहुत बड़ा आतताई व्यवस्था का रूप था, वो हमें दोबारा नहीं चाहिए, तो ये ग्रुप सक्रिय हो गया। अच्छा, इसके सक्रिय होने के अपने तरीके थे। ये एक टेम्पो लेके निकल जाते थे प्रचार वगैरह करने। क्या लेके जाते थे? प्रचार सामग्री चाहिए, सामग्री ये खुद तैयार करते थे। एक बनाया जिसका नाम था नागरिक अधिकार मोर्चा, अच्छा, नाम का एक संगठन बनाया। हम सब उसके ऑटोमेटिक सदस्य हो गए, 20-25 लोग जो थे। और नागरिक अधिकार मोर्चा ने जनवादी नाम से एक 4 पेज का, शुरू में 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, इस तरह से बढ़ाते हुए पत्रक निकाला। ज़्यादा इनिशिएटिव था। हम लोग के साथ एक चंद्र प्रसाद सिंह, CPP सिंह करके हुआ करते थे। हम लोग ज़्यादातर से 1-2 साल सीनियर थे, ज़्यादा नहीं। ज़्यादातर लोग उस वक्त PhD, सब लोग जितने लोग उसमें थे वो कुछ तो भी 24-25 की उम्र से 30 की उम्र के बीच के थे, न बड़े थे न उससे कम थे। तो उनका इनिशिएटिव ज़्यादा था और लोगों का भी था। जनवादी बेचने हम लोग शुरू में तो इस प्रचार में काम आया, और फिर उसको बेचने हम लोग मिल गेट पे जाते थे। ट्रेड यूनियन का पुराना कुछ अनुभव था, बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन थोड़ा था। तो सुबह 6 बजे 7-8 लोग साइकिल से IIT से कॉटन मिल तक, लक्ष्मी रतन तक समझ लीजिए, यानी फजलगंज का वो हिस्सा दक्षिण वाला, वहाँ तक पहुँच जाते थे। यानी कितने की, लगभग 13-14 किलोमीटर। तो वहाँ सुबह 7 बजे हम लोग 12-13 जने साइकिल से पहुँच जाते थे। ज़्यादातर लोगों को इतना साइकिल चलाने की आदत नहीं थी, और 25 से ज़्यादा उम्र भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन चलाने की, साइकिल की आदत चलाने छूट चुकी थी। अपने यहाँ चलाते थे लोग, IIT में आके किसी को 5 साल, किसी को 8 साल हो चुका था, तो छूट गई थी आदत, तो थक जाते थे, लेकिन जाते थे। और सुबह 4 बजे उठ के जाते थे। ये सब 9-10 बजे उठने वाले लोग थे जो सुबह 4 बजे उठ के जाते थे। मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट उसको माना गया कि उसके लिए ये किया गया। और बिल गेट पे जाके वो उस वक्त, अब लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है, 10 नया पैसा यानी 10 पैसा उस वक्त 10 पैसे की उसे हम लोग बेचते थे। अच्छा, एक कॉपी 10 पैसे की, और इस अंडरस्टैंडिंग से जाते थे कि जो 10 पैसा नहीं देगा उसको नहीं दी जाएगी। अच्छा, बांटा नहीं जाएगा, न बिके कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम लोग जो पैसा, 10 पैसा काफ़ी कम होता था तब भी, हालांकि इतना कम नहीं था। 15 पैसे में एक चाय मिलती थी इस पे, ढाबे पे, और कहीं कहीं तो 4 आने में 2 चाय मिलती थी, यानी 12 पैसे एक चाय मिलती थी। इसलिए 10 पैसा बहुत कम नहीं था। बहरहाल ये 1977 की बात है। तो पहले 7-8 महीने हम लोगों ने जनवादी निकाला। नाम से ही आप समझ जाएंगे कि ये लेफ्ट बैकग्राउंड के लड़के। तो जनवादी निकाला। फिर उसके बाद
अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर को कि हम लोग एक मैगजीन निकालेंगे उसका, तो तब तक गांधी वांधी भी पढ़ने लगे थे लोग। तो पहला नाम जो हम लोगों ने चुना लोकनीति। अच्छा। लेकिन ज़्यादातर लोग ये समझ रहे थे कि लोकनीति मिलेगा नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं छपी रहा होगा। दूसरा नाम था मजदूर किसान नीति और तीसरा कुछ और था, हमें याद नहीं। 3 नाम भेजने होते हैं। तो लोकनीति नहीं मिला, मजदूर किसान नीति मिल गया। जो ज़्यादा मार्क्सवादी थे वो खुश हुए कि चलो ये सही मिल गया। जो ज़्यादा गांधी की ओर झुक गए थे उनको लगा कि नहीं, अच्छा नहीं हुआ। बहरहाल मजदूर किसान नीति मिला, और ग्रुप तो ग्रुप है। तो ये लोगों ने फिर मजदूर किसान नीति 77 के दिसंबर से छापना शुरू किया और 87 तक के दिसंबर तक लगभग छपा है, ये 10 साल जी। और ये ऐलान करके उसको छापना बंद किया गया कि साल भर से हम लोग बहस कर रहे हैं कि इसकी एडिटोरियल पॉलिसी बदलने की ज़रूरत है और हम लोग बदल नहीं पा रहे हैं, इसलिए इसे बंद किया जाता है। अच्छा। अपनी सीमा को पहचानते हुए कि हम जैसी एडिटोरियल किसान आंदोलन के चलते एक डिमांड हो गई थी नई एडिटोरियल पॉलिसी की, वो हम लोग पुराने मॉडल में चल रहे। ज़्यादातर लोग ये थे कि किसान से बात करना नहीं आता है, एक्टिविस्ट से बात करना आता है, मिडिल क्लास के लोगों से बात करना आता है, सबसे बात करना आता है, मजदूरों से बात करना आता है, किसान से बात करना नहीं आता है। तो ये हुआ किसान आंदोलन शुरू होने के बाद में। अगर किसान आंदोलन के बाद भी हम लोग किसान से नहीं बात कर पाएंगे तो हम लोग इसके छापने लायक नहीं माने जाएंगे। लेकिन हम लोग किसान से बात करने लायक नहीं बन पाए तो हम लोगों ने उसको छापना बंद कर दिया। वहाँ लक्ष्मी रतन कॉटन मिल के साथ साथ एल्गिन मिलें थी 2 और लाल इमली बहुत बड़ी मिल थी। तो सब जगह आप लोगों का जाना होता था? लाल इमली तो इधर थी परेड के पास में जी। एल्गिन लक्ष्मी रतन के पास नहीं है। आप याद कीजिए जरीब की चौकी से, जरीब की चौकी से स्टेशन जो रास्ता गया है, वो क्या कहते हैं उसको, कौन, टाट मिल डिप्टी पड़ाव। डिप्टी पड़ाव पे वो है, वहीं पे गिनती होती थी वोटों की। जी। जब इलेक्शन होता था तो बड़ी भीड़ लगती थी वहाँ पे, थोड़ी जगह है वहाँ एल्गिन 2 है। एल्गिन 1 हुआ करती थी वो उधर गंगा जी किनारे, जी, उस साइड में। खैर, तो एल्गिन वगैरह पे तो जाना हम लोग का कम हुआ। जरीब की चौकी जाना होता था, अथर्टन वेस्ट पे थोड़ा गए, लक्ष्मी रतन पे गए, फजलगंज के आसपास जी। अब लक्ष्मी रतन कॉटन मिल या लक्ष्मी रतन मिल ये राम रतन गुप्ता की थी। अच्छा। और पास में एक बड़ा कबाड़ी मार्केट था। एक बार कबाड़ी मार्केट में हम लोग तो लड़के थे, बैठे यहाँ वहाँ बैठते थे, चाय पीते थे और गप करते थे। तो राम रतन ये कबाड़ी मार्केट में बैठे हुए थे। हमने पूछा ये कि सरकारी है क्या है ये, हमारे समझ में। तो कहेंगे राम रतन गुप्ता का मार्केट है। अच्छा। कबाड़ी मार्केट उसने बसाया था। अच्छा। वही राम रतन गुप्ता जो लक्ष्मी रतन मिल चला रहा था, वो कबाड़ी मार्केट भी चला रहा था। और लक्ष्मी रतन मिल की ये खासियत थी कि राम रतन गुप्ता गुंडे पालता था और वहाँ यूनियन नहीं थी। और इसलिए यूनियन नहीं थी कि यूनियन की कोशिश करने वालों को वो गुंडों से पिटवा देता था शुरू में ही। तो बगल में ही कॉटन मिल थी, वहाँ अच्छी खासी यूनियन थी, लंबे समय तक चली है, जो सटा हुआ है। जेके का। हाँ, जेके कॉटन जो जरीब की चौकी सटा हुआ है, उसके पीछे अथर्टन वेस्ट है, वहाँ भी मिल थी। देखिए सीखा क्या हमने। यहाँ लड़कों को इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 लोग गए थे, जूता पहनना जरूरी था जिस दिन वर्कशॉप होता था। अच्छा। हमने देखा अथर्टन वेस्ट में जो वर्कर थे वो लुंगी बांध के जाते थे और पैर में हवाई चप्पल होती थी और मशीन चलाने जाते थे। हमारे समझ में नहीं आया, यानी ये ज़बरदस्ती का थोपा हुआ था जूता। मतलब उनको तुम साहब बना रहे हो जूता पहना करके। अरे मशीन चलाने की जूते की जरूरत थोड़ा है, कर ही रहे हैं वो सब। और कभी सुना नहीं हमने किसी पैर के ऊपर कुछ गिर गया और वो मर गया वगैरह, ये सब तो सुना भी। कभी कुछ होता भी होगा एक्सीडेंट। अजीब अजीब बातें। तो देखिए मिल में गुंडे मिले, मिल में काम करने वाले धोती पहन के, ये लुंगी पहन के और चप्पल पहन के काम करने जाते थे। अथर्टन वेस्ट में हिंदू पानी और मुसलमान पानी के घड़े अलग रखे होते थे। अच्छा, ऐसा? हाँ। वो कितने दिन चला बाद में पता झगड़ा हुआ होगा कुछ बाद में, लेकिन उस वक्त था।
हमने जाके देखा नहीं था, लेकिन जो लोग बाहर बताते थे कि हिंदू पानी अलग और मुसलमान पानी अलग रखा रहता है। अब सन 47 के पहले जो रेलवे स्टेशन पे पानी बिकता था वो हिंदू पानी और मुसलमान पानी वो लेके आते थे, क्या पीठ पर रखते, क्या कहते हैं, हाँ उसको, और उसको वो हिंदू पानी अलग उस पर लिखा रहता था, हिंदू पानी और मुसलमान पानी। अच्छा, ये 47 के पहले। तो लोग क्योंकि सबका पानी सब नहीं पीते थे या जो भी था, लेकिन ये था। अब आप कहते हैं कि इंडस्ट्री सेकुलराइजेशन को लेकर के आती है, पता लगा कि वहाँ हिंदू पानी और मुसलमान पानी रखा है। आप कहते हैं फ्यूडलिज्म को तोड़ती है, पता लगा कि सबसे ज़्यादा गुंडे वही पालते हैं। आप कहते हैं कि नीट एंड क्लीन रहने की आदत डालती है, पता लगा कि लुंगी और हवाई चप्पल पहन करके सारा काम होता है। तो हमारे ये समझ में आया कि ये सब सेकेंडरी क्वालिटीज़ है फ्यूडलिज्म या कैपिटलिज्म की। जो उसकी मूल क्वालिटी है वो तो उसकी कल्चरल इकोनॉमिक क्वालिटी है। वो जो उसमें पैसा मूव करने का तरीका क्या है और एक्सचेंज का मॉडल क्या है, इससे तय हो रहा है कि फ्यूडल है कि कैपिटलिस्ट है। उनकी इन आदतों से नहीं तय हो रहा है। आज भी जितने आप किसमें किससे आए हमें पता नहीं, सेमी फ्यूडल सेमी कॉलोनियल वाले जितने हैं वो फ्यूडलिज्म का मतलब मारपीट करता है, गाली देता है, डंडे से मारता है, ये सब में उनको फ्यूडलिज्म दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा डंडे से अमेरिका मारता है। सबसे ज़्यादा एक नया टर्म आया है टेक्नो फ्यूडल। नई ये आज की व्यवस्था को टेक्नो फ्यूडल कहते हैं। ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। आपने टेक्नो फ्यूडल कह करके जो टेक्नो फाइनेंशियल कैपिटलिस्ट मॉडल है उसमें फ्यूडल जोड़ करके राजनीतिक कार्यकर्ता को बहका दिया। अब वो कुछ और बहस करने लग जाएगा, वो कहेगा गुंडाई मत करो, लेकिन सवाल गुंडाई का नहीं है। सवाल ये है कि कितना सरप्लस उठा ले जा रहा है। सरप्लस कम उठाएगा तो गुंडाई तो अपने आप टूट जाएगी, उसके बाद पैसे नहीं बचे गुंडों को देने के लिए। तो ये आप गुंडाई के खिलाफ हो जाते हैं और डेमोक्रेसी के नाम पे बात करने लग जाते हैं। क्या है ये मतलब? आपके दिमाग में टेक्नो फ्यूडल कंसेप्चुअलाइजेशन से इस नई व्यवस्था को हम देख रहे हैं लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जी, टेक्नो फ्यूडल। आपने बेसिकली अपोजिशन के रास्तों को कुंद कर दिया, गलत रास्ते पे डाल दिया। अब खोजिए, गाली दे रहे हैं वो सब, बहुत बदमाश हैं। अरे तो कौन पूंजीपति गाली नहीं देता है? कौन पूंजीपति बदमाश नहीं होता है? कौन पूंजीपति गुंडे नहीं पालता है? कौन पूंजीपति ये लात नहीं मारता है? सब मारते हैं। अभी तो जो हत्याएं, आप उसको फ्यूडल क्यों कहते हैं? जो हत्याएं बढ़ी हैं औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों के ऊपर जो दमन बढ़ा है, उसका सीधा सा जो संबंध है वो मुनाफे की मिकदार से है। बिल्कुल, इतना ज़्यादा मुनाफा बढ़ गया कि उनको हत्या करने और 302 से बरी होने के लिए बहुत पैसा है। कोई दिक्कत ही नहीं। अदालतें उससे जिसको खरीद सकते हैं, अदालतें खरीदी जा सकती हैं, उससे जज खरीदे जा सकते हैं, सब चीज़ें हैं। तो इसलिए सरप्लस को लेकर कोई सरप्लस विरोधी कोई कॉन्सेप्ट नहीं विकसित हुआ कि सरप्लस वैल्यू घटे उसको, बल्कि बहुत सारे लोगों ने अर्थवादी और दूसरे भटकाओं के तौर पर कह दिया। उस पर बहस बहुत ज़्यादा नहीं हुई, बस एक टर्म आया कि ट्रेड यूनियन अर्थवादी भटकाव का शिकार हो गया। ट्रेड यूनियन धीरे धीरे टूटती गई और उसके अलावा नई ट्रेड यूनियन बनी नहीं। अब आप देखिए जितनी छंटनी इधर हुई है, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे दूसरे तमाम सारे इलाके हों, चाहे बैंक हों, चाहे माने टेक्नोलॉजी के दूसरे तमाम सारे सेक्टर्स हों, सब जगह बहुत बड़े पैमाने पर छटनी हुई है और वहाँ कोई ट्रेड यूनियन थी ही नहीं। ट्रेड यूनियन जैसे गुड़गांव के ये जो हीरो होंडा और मारुति में जो ट्रेड यूनियन थी, अभी भी उसके दमन की प्रक्रियाएं चल रही हैं। और इसी तरीके से जहाँ जहाँ सेज बना है, ये सीजेड जहाँ जहाँ बना है, उन जगहों पर तो बजाफ्ता सेज के संचालकों या जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों को गुंडई के लिए हायर कर रखा है। जैसे बम्बई में जो सीब्ज है और उसके बगल में जो सेज है,
वहाँ पर शिवसेना का होल्ड है और शिवसेना जिस तरीके से क्षेत्रीय स्तर पर बातें करती थी पहले, वो क्षेत्रीय स्तर पर बात करना उसकी पॉलिटिकल मजबूरी नहीं बल्कि रणनीति थी कि पूरब से गए हुए या दक्षिण से आए हुए जो मजदूर हैं उनको कैसे विभाजित करके वो मराठी वर्चस्व को कायम करे और इस बहाने वहाँ के जो सेठों को और मालिकों को फ़ायदा पहुँचाए और उनको मजदूरों को कमज़ोर करे। उनका मुनाफा बहुत इतना ज़्यादा है कि वो पॉलिटिकल पार्टी खरीद सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें मुझे लगता है बहस ही नहीं हुई, बहस होने की ज़रूरत है। मुझे ये बताइए कि जब आप मजदूर किसान नीति आप लोगों ने शुरू किया तो इन 10 वर्षों में कितना विस्तार किया गया उसका, और बाद में तो ये लगा ही कि ठीक है हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। 600 बाद में उसकी वैल्यू दूसरी बन गई थी, लेकिन वो हम लोग फिर उसमें उतना चला नहीं पाए उसको। 600-700 से कभी उसका ज़्यादा वितरण नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी कम संख्या नहीं है ये, लेकिन फैला हुआ था वितरण। हिंदी क्षेत्र के अलावा मराठी क्षेत्र में, जहाँ हिंदी तो पढ़ ही लेते हैं ज़्यादातर जगह के वर्किंग क्लास के लोग या पेजेंट्री के लोग नहीं पढ़ते हैं उतना, लेकिन उनमें से जो पॉलिटिकली सक्रिय होते हैं वो पढ़ लेते हैं जी। तो जब हम लोगों ने बंद किया तो कई जगह से ये बात आई कि भाई क्यों बंद कर दिया आपने। पंजाब वालों ने कहा क्यों बंद कर दिया, महाराष्ट्र वालों ने कहा क्यों बंद कर दिया, तो क्यों, उनको काम आ रहा था कुछ न कुछ। मजदूर किसान नीति शुरू में तो एक एक्टिविस्ट मॉडल का पत्रक था और ये हम लोग शुरू में पाक्षिक निकालते थे। अच्छा, तो काफ़ी मेहनत करना पड़ता होगा। आप क्राउन आप तो छापते हैं, क्राउन से परिचित हैं, 20-30 का जो कागज है जी, उसके 1/8 का साइज था, जिसमें एक पेज में इतना ठस लिखते थे, छपता था, कहीं कहीं अनलेड भी करके होता था तो वो उस वक्त हाथ से कंपोजिंग होता था। नहीं 1000 तो नहीं आता था, लेकिन 750-800 तक हम लोग हटा देते थे। अच्छा, बहुत ज़्यादा है। अगर 500 रहता तो पढ़ने वाले को अच्छा लगता है। तो ये सब सेंस हम लोग को नहीं था, उसको मैक्सिमम लिख करके उसमें, हालांकि उस दौर में वो भी पढ़ लिया जाता था, पढ़ते थे और बड़ा खराब कागज था। 36 रुपये रीम था, सोच लीजिए। सबसे सस्ता कागज, मतलब आपको हमने उस दिन कहा, किससे कहा था, हमारे एक दोस्त थे लखनऊ के, रस्तोगी करके, गुजर गए बेचारे, बहुत बढ़िया दोस्त थे, इसमें कोविड में गुजर गए। वो कहते थे कि बहुत लोगों से पैसा ले लिया उसने, दुकानदारों से, रस्तोगी था, दुकान वाले सब पहचान के थे। तो कहता था, हंसने लगा, एक दिन आया हंसते हंसते कहने लगा, अरे यार वो सब कहते हैं कि तुम्हारा तुम जो कागज दे के जाते हो, जो आता है तुम्हारा मजदूर किसान नीति, उसमें तो ठोंगा भी नहीं बन पाता है, इतना रद्दी कागज इस्तेमाल करते हो। वो लेते ही थे ठोंगा बनाने के लिए। तो उनको बात जमी नहीं कि ये ठोंगा भी नहीं बन रहा है, फिर हम क्यों पैसे देंगे, पढ़ने के लिए तो लेते नहीं थे। तो इस टाइप का इतना मामूली कागज था, न्यूज़ प्रिंट वाला कागज था लगभग, लेकिन चल रहा था उस वक्त। बहुत लोग सस्ते कागज पे छाप रहे थे। हम लोगों ने भी, गांव के लोग कभी बहुत ही सस्ते कागज पर छापा और सस्ते, बहुत से लोगों का ये ऐतराज़ था कि इतने सस्ते कागज पर आप छाप रहे हैं, कि एक विशेषांक निकाला तो उसमें लेखक का अपमान हो गया। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने शिकायत किया। हमने कहा भाई हमारा स्टैंडर्ड इतना ही है, लेकिन वो मैटर जो है, जो सामग्री है वो महत्वपूर्ण होती है। अगर वो नहीं है ताकतवर तो फिर आप कुछ भी छाप लीजिए, कितने महंगे कागज़ पर, कोई मतलब नहीं है। किसानों से जब आप सीधे जुड़ने लगे तो उस समय कब आया? 80। अच्छा, 79 से हम लोग जुड़ना शुरू हो गए थे। पिछड़े वर्गों का उभाड़, ये हम लोगों की भाषा थी। अच्छा, पिछड़ों का उभाड़, ये वो समय था। मंडल कमीशन रिपोर्ट आई नहीं थी, 80 में आई है मेरे ख्याल से, जब आई हो, या और बाद में आई होगी। लेकिन 77 के चुनाव में राम नरेश यादव यहाँ के ये बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए। तो शायद यादव पहली बार चीफ मिनिस्टर बने होंगे उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो अलग किस्म के लोग हुआ करते थे। उसके पहले शायद बहुगुणा रहे होंगे, नारायण दत्त तिवारी रहे होंगे, पहले कमलापति भी रहे, सीपी गुप्ता रहे, और पहले
ये रहे चरण सिंह। नहीं, सबसे शुरू में पंत रहे। जी जी, सबसे शुरू। हाँ, चरण सिंह ऑड मैन है उसमें। चरण सिंह ज़्यादा दिन चला नहीं पाए। चरण सिंह तो खैर चरण सिंह अलग टाइप के आदमी थे। चरण सिंह ही उभर करके आए हैं 77 में। और जिन इलाकों में हम लोग रहते थे, जाट इलाकों में तो हम रहते नहीं थे कभी, पूरब में रहे और कानपुर तक गए थे जी। इन इलाकों के पिछड़े वर्ग जिन्हें कहा जाता था, उनका समर्थन चरण सिंह को था। किसान वर्गों का समर्थन चरण सिंह को बड़े पैमाने जी था। लेकिन 77 के बाद जो हुआ, चरण सिंह मिनिस्टर भी हुए 79 में, बाद में वो टूट गई सरकार। जो हुआ 80 में, 80 के शुरू में। लेकिन मतलब रोड वोड बना, रूरल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया, लेकिन किसानों की आय ज़्यादा हो इसका कोई कंसेप्ट नहीं आया। एक के बाद एक, देखिए ये हम लोग के आँख के सामने हुआ है। सटाना में नासिक के पास इन्होंने रेल रोक दिया। अच्छा। शरद जोशी ने। और उस वक्त 13 रुपए क्विंटल गन्ने का दाम था। अच्छा। 80 में शुरू में। इनके रेल रोकने के बाद, इनकी लड़ाई के बाद, यानी शेतकरी संगठन बन चुकी थी, उसकी लड़ाई के बाद प्याज की लड़ाई लड़ चुके थे। ये बड़ी लड़ाई, प्याज की लड़ाई लोकल टाइप की थोड़ी थी, ये बड़ी लड़ाई थी। 13 से इन्होंने मांगा 25 रुपया 13 के बाद। यानी टन पे बात होती थी 130 रुपए टन से, इन्होंने कहा 250 रुपए चाहिए टन का। सरकार एग्री कर गई। और उसके बाद 2 या 3 महीने में कर्नाटक में शिवमोगा में केन ग्रोवर्स का मूवमेंट हुआ। अच्छा। गन्ना किसानों का। नंजुन स्वामी उसमें उभर करके आए। सुंदरेशा, नंजुन स्वामी, रुद्रप्पा, कुछ लोग थे जिसमें नंजुन स्वामी मेन नेता के रूप में उभरे, स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में। नंजुन स्वामी ने, यानी रैयत संघ ने, उनका नाम था रैयत संघ जी। तो रैयत संघ ने, रेवतू संघ या ऐसे कुछ, उन्होंने 300 रुपया मांगा। इन्होंने 250 मांगा, मिल गया। उन्होंने 300 मांगा और वो भी मिल गया। अच्छा। देखिए 13 से 30 तो ये जंप 6 महीने के अंदर हो गया। इतना दाम ज़्यादा किसानों को। नतीजा ये हुआ कि एक किसान आंदोलन राष्ट्रव्यापी खड़ा हो गया कि लड़ोगे तो पाओगे। इसका बहुत बड़ी नज़ीर साबित हुआ और सालों तक ये नज़ीर बनी रही। उसके बाद कई लड़ाइयाँ हुई जिसमें कुछ मिला, कुछ में नहीं मिला। इनका यूनियन पहले से था, पंजाब का। अच्छा। नहीं, महेंद्र सिंह तो 87 में आए हैं। ये पंजाब यूनियन पहले से था जी। उसमें भूपेंद्र सिंह मान, बलबीर सिंह राजेवाल, अभी हाल में जो ज़्यादा बुढ़े हो गए, इसने गलती भी बहुत की है, ये लोग सब थे। उसमें अजमेर सिंह लखोवाल थे। ये लोग उस वक़्त से हैं, शुरू से इन्होंने यूनियन बनाया और इन्होंने बढ़िया यूनियन बनाया। इनकी यूनियन की ताकत ये थी कि पूरे मिलिटेंसी के पीरियड में यूनियन टाइट खड़ा रहा और एक बार भी यूनियन के ऊपर सरकार ये चार्ज नहीं लगा सकी कि आप मिलिटेंसी का साथ दे रहे हैं। ये मामूली बात नहीं। मैंने सरकार पूरा सोचा होगा कैसे इनको फंसाया जाए, लेकिन कभी ये चार्ज नहीं लगा पाए। इन्होंने मिलिटेंसी का साथ नहीं दिया और अलग से किसानों का संगठन बना करके खड़े रहे। अच्छा। बड़ा काम किया। एक बात सुनिए, इसके पहले तमिलनाडु में भी हो चुका था। सन 73 में तमिलनाडु के, वो क्या नाम था उनका, नारायण स्वामी नायडू ने कोयम्बतूर शहर में 10,000 बैलगाड़ी ला के शहर जाम कर चुके थे। अच्छा। ये हो चुका था। बाद में एक बार शरद जोशी से पूछा गया था, शरद जोशी बड़े नेता उभरे शेतकरी संगठन के, पढ़े लिखे, बाहर से वापस आए थे। उनसे पूछा गया कि किसान आंदोलन के बारे में कौन इसका जनक है, तो उन्होंने कहा अगर आप जनक किसी को कहना चाहते हैं तो नारायण स्वामी नायडू जनक है। सन 57 से वो नए किस्म की जो खेती है उसकी, सन 57 में उन्होंने बिजली के दाम की लड़ाई लड़ी थी। और टिकैत साहब ने 87 में 87 में बिजली के दाम की लड़ाई लड़ी है। माने लगभग 30 साल का वक्फा। इतना वक्त रहा, धीरे 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 जो भी कहिए।
और हम लोग टिकैत साहब जो 87 की लड़ाई लड़े, उस 86 से ही उन लोगों के साथ संपर्क में थे, मजदूर किसान नीति वाले। वो हमारी मीटिंग में आते थे, जो पास के लोग थे, अच्छा, जो उनके नज़दीक के भी लोग थे, जो नौजवान टाइप के लोग थे थोड़ा, वो हमारी मीटिंगों में बताते थे कि किस तरह से गांव-गांव में मीटिंग हो रही है, बिजली के सवाल पे मीटिंग हो रही है। अंत में अचानक बिजली भारी पड़ रहा है, दाम बिजली का। सरकार ने बिजली का दाम एक झटके में बढ़ा करके क्या किया था उस वक्त, 22.5 से 30 रुपया या ऐसे कुछ कर दिया था, बढ़ा दिया था ज़्यादा इकट्ठा। इसके ऊपर पूरा आंदोलन खड़ा हो गया। और पहले वाले आंदोलन में जब वो खड़े हुए थे तो एक लड़का अकबर और एक जयप्रकाश, पुलिस फायरिंग में 2 लोग मारे गए थे। और इसने एक बड़ी यूनिटी को जन्म दिया था, मुसलमान और हिंदू की यूनिटी को, जो बाद में भंग किए हैं ये मुजफ्फरनगर राइट्स पहले। लेकिन इतने साल तक इनकी हिम्मत नहीं पड़ी थी घुसने की, बड़ी यूनिटी को जन्म दिया था। बहुत बड़ा आंदोलन था शामली में, शामली जिला हो गया है, तब जिला नहीं था, ये दिल्ली सहारनपुर रोड पे है शामली, आगे जी, पे। हाँ, देख रहा हूँ। शामली में वो जो जिसको हम लोग भेजे थे यहाँ से, एक लड़का हम लोग साथ काम करता था, उसको भेजा कि जाओ जाओ वहाँ जाओ। वापस आया, कहने लगा कि इतने आदमी साथ हम आज तक नहीं देखे थे, कोई रास्ता नहीं था जिसके ऊपर आदमी न खड़े हो, पूरा शामली जाम हो गया था, इतनी ज़्यादा लोग थे। और ये सेंस ज़्यादा लोग का 1977 में चरण सिंह दे चुके थे। आपको नहीं याद होगा, 1977 में चरण सिंह ने एक किसान सम्मेलन बुलाया था। अच्छा। दिल्ली में। हमको लगता है मिनिस्टर रहे होंगे तभी बुलाया होंगे उसको। किसान सम्मेलन बुलाया था और उसको अराजनीतिक डिक्लेयर, क्योंकि राजनीति कह नहीं सकते, जनता पार्टी में थे। टाइम्स ऑफ बोट क्लब पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया था 3 लाख आए, हमको लगता है 78 की बात है या 77 की है, 3 लाख आए। और राजनारायण उनके साथ थे। राजनारायण ने क्लेम किया था कि 30 लाख आए। अच्छा, 10 गुने का फर्क। हाँ, मतलब 10 और 3, हम लोग को लगा कि शायद 5-6 लाख तक लोग जमा हो गए हों, इससे कम नहीं थे। मतलब बोट क्लब पे कोई जगह नहीं बची थी, इतने लोग जमा। तो एक पूरा दौर था उस मीटिंग में। जहाँ तक हमारी याददाश्त जाती है, उस वक्त का लेखन निकालेंगे तो कुछ मिल जाएगा। चरण सिंह ने किसान सत्ता की बात की थी। अच्छा, देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड हिस्ट्री किसान सत्ता की बात किसी ने नहीं की थी। किसान सत्ता की बात का मतलब ये होता है कि किसान खुद का लीडर है और उसकी एक आइडियोलॉजी है जिसके हिसाब से वो सत्ता चलाएगा, शासन करेगा। उसको एलेबोरेट नहीं किया था। बाद में उनके किसी घर वाले किसी ने, उनका ग्रैंडसन था, कौन था वो, अजय सिंह, असली भारत करके शुरू किया था एक अखबार, आगरे से या कहीं से जी, कुछ दिन चला भी था। चरण सिंह की इज्जत बहुत ज़्यादा थी सारे जाट समुदाय में, सारे किसानों के बीच में, उत्तर भारत के कम से कम अद्भुत इनकी इज्जत थी। हमारे ख्याल से यही इन्होंने ही वो लैंड रिफॉर्म जो लागू कराया, हाँ, सिरदारी कानून उसके चलते मतलब इतने ज़्यादा जोतने वालों को जो ज़मीन मिली वो चरण सिंह की, तो ये नाम वो कमा चुके थे एक समय। तो वो ये सब याद था लोगों को। ये बैकग्राउंड, मतलब किसान खड़ा हो रहा था लगातार एक नई इसको चैलेंज करने, और अपने विचार से खड़ा हो रहा था। उसकी लीडरशिप में ना कम्युनिस्ट पार्टी थी, ना कांग्रेस पार्टी थी, ना जनता पार्टी थी, कोई पार्टी का नेतृत्व उसको। उल्टे उनकी पोजीशन ये थी, हमको लगता है इवन चरण सिंह के लड़के, क्या नाम था, अजीत सिंह को महेंद्र सिंह टिकैत की सभा से वापस जाना पड़ा है बिना डायस पे चढ़े हुए। लोगों ने चढ़ने नहीं दिया है। चरण सिंह आते शायद चढ़ जाते, वो तो जिंदा नहीं थे तब तक, गुजर चुके थे 80-81 में। लेकिन अजीत सिंह को चढ़ने नहीं दिया गया। पॉलिटिकल लीडर हम लोग को नहीं चाहिए, इतना टाइट थे। तो ये यहाँ हम एक कंट्रास्ट करेंगे, आपको शायद अच्छा ना लगे लेकिन हम एक कंट्रास्ट करेंगे। उसी वक्त सारी कम्युनिस्ट पार्टीज ने मिल करके, CPI CPM प्रमुख थे,
दिल्ली में एक मिनिमम वेजेस इन एग्रीकल्चर, मिनिमम एग्रीकल्चरल वेज को लेकर के एक जुलूस निकाला था अच्छा। दिल्ली में। ये उसी वक्त है जिस वक्त वो किसान सम्मेलन चरण सिंह का हुआ था, जिसमें किसान सत्ता की बात हुई थी, और कम से कम 1 लाख किसान दिल्ली में आया था, और कम्युनिस्ट पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन था। एक लाइन सिंगल फाइल, न जाने लाल किले से शुरू करके तो राष्ट्रपति भवन तक वो खत्म ही लाइन नहीं होती थी। इतनी लंबी लाइन, किनारे किनारे सब गरीब लोग थे, कृषि क्षेत्र से थे, गरीब थे, वर्किंग क्लासेस के लोग होंगे, लैंडलेस भी उसमें थे, और उनकी डिमांड थी मिनिमम वेजेस की, कुछ था उस वक्त जी। हमारे ये समझ में आया, हम लोगों के मजदूर किसान नीति वालों को ये समझ में आया कि देखिए, किसान की भूमि पे 2 विचार सामने आज आए हैं। एक कह रहा है मिनिमम वेजेस, और दूसरा कह रहा है किसान सत्ता को शेप करना है। तो हम लोग तो किसान सत्ता की ओर थे, और शायद उसको सीरियसली नहीं लिया होगा बहुतों ने, किसान सत्ता की बात को। हम लोगों ने गंभीरता से लिया उसको, कि इसका मतलब निकलता है। इस तरह से मजदूर किसान नीति ने 2 काम किए बहुत क्लियरली 10 साल। वो ये कि किसान आंदोलन के विचार को, जानते हैं किसान आंदोलन ने तगड़ा विचार शुरू में क्या रखा? गांव की गरीबी का कारण गांव के बाहर है। सोच लीजिए, ये उस वक्त रखा है जब सेमी फ्यूडलिज्म की बात चल रही है, जब जमींदार, और उसके बाद तमाम सिनेमा आक्रोश वगैरह आए कि जमींदार कितना आतताई है। शरद जोशी ने एक शब्द गढ़ा, आक्रोश सिंड्रोम। अच्छा। हाल में ये आपके मलिक जो गवर्नर वगैरह हुए थे, गुजर गए, हाल में गुजरे शायद, या क्या हुआ नहीं, अभी हैं कुछ बैठे थे कहीं, वो गवर्नर थे गोवा के। गोवा में फिल्म फेस्टिवल हुआ था, फिल्म फेस्टिवल के कंक्लूडिंग में भाई गवर्नर गोवा के बुलाए गए। इन्होंने भाषण दिया था कि आप लोगों ने जमींदारों के खिलाफ तो बहुत सिनेमा बना लिए, ये नए जमाने के जो लूटने वाले लोग हैं, और नाम लिया अंबानी वगैरह का, इनके खिलाफ आप लोग कब सिनेमा बनाएंगे? ऊपर चैलेंज था, सिनेमा वाले सब मुंह छिपा करके भाग खड़े हुए। गवर्नर कह रहा था, सीपीआई का लीडर नहीं कह रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी का नेता नहीं बोल रहा था, और सब मुंह छिपा करके चले आए। हिम्मत नहीं है किसी में। जमींदारों के विरोध का सिनेमा तब बना जब जमींदार नहीं रह गए थे। तो देखिए, एक पॉलिटिकल असेसमेंट है। आपको एक चीज़ बताते हैं, मजदूर किसान नीति की समझ कहाँ है? समझ यहाँ है कि 1953 जमींदारी अबॉलिशन के बाद से जमींदारों की ताकत पॉलिटिक्स में नहीं रह गई। उन्होंने रीग्रुप करने की कोशिश की स्वतंत्र पार्टी के रूप में, राजा जमींदार, और स्वतंत्र पार्टी एक बहुत छोटी सी पार्टी बन के रह गई, यानी पॉलिटिकल फोर्स नहीं बन पाई। अच्छा, हम लोग तो लेफ्ट से आए थे। इसका मतलब है जमींदार एज अ क्लास, 1-2 जमींदार की बात नहीं है, कैसा आप फलाने जगह जमींदार की मनमानी करते हैं, ये सब बेवकूफ़ी की बात नहीं करना है। जमींदार एज अ क्लास का पॉलिटिकल फोर्स खत्म हो गया है। अगर जमींदार एज अ क्लास का पॉलिटिकल फोर्स खत्म हो गया है, इसका केवल एक मतलब है कि जमींदार एज अ क्लास काफ़ी दूर तक डिक्लाइन ऑलरेडी कर चुका है, क्लास के रूप में डिक्लाइन कर चुका है। अगर क्लास के रूप में डिक्लाइन कर चुका है तो हम किस जमींदारी से झगड़ा कर रहे हैं? ये तो फिर समझ रहे भाई? नहीं तो बेसिक इकोनॉमिक्स है भाई, बेसिक मार्क्सिज्म है। अगर क्लास का रूप वो नहीं है तो फिर हम क्या पर्सनल झगड़ा कर रहे हैं? तो पर्सनली तो कुछ लोग हमारे साथ भी आ जाएंगे और पैसे भी दे देंगे। था विरोध हो गया ना, ये तो वही है बात तक। कुछ एरियाज में प्रॉब्लमेटिक रहा, जैसे सरसीला और कौन वो एरिया रहा जहाँ हैदराबाद के उत्तर करीमनगर वाला, जहाँ डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट उन्होंने शुरू से लगा के रखा हुआ था। 2 तालुके में लगाया था जी, सिरसिला और क्या दो जगह का, जहाँ से ये सब लीडर आए हैं माओइस्ट पार्टी के, एक के बाद एक। वो शुरू वहाँ से हुआ है। वहाँ से वो पहले
इनके केएस के अंडर में गए, क्योंकि केएस अलग खड़े थे सबसे। कृष्णा सीतारमैया, कोंडापल्ली सीतारमैया, उनके अंडर में गए। फिर वो बहुत बूढ़े हो गए, फिर गणपति उनसे छोड़ के निकले। फिर वो आगे कहानी है जो बहुत लोग जानते हैं, हम तो कम जानते हैं क्योंकि हम तो दूर हट चुके थे। लेकिन समझ ये थी कि अगर पॉलिटिकल फोर्स नहीं है तो फिर क्लास किस बात का है। और रूलिंग क्लास, अरे भाई क्लास हो गया है, पॉलिटिकल फोर्स अभी तक नहीं बना पाया है, ये समझ में आ सकता है। लेकिन रूलिंग क्लास का हिस्सा है, रूलिंग क्लास है और पॉलिटिकल फोर्स नहीं है उसका, इसका मतलब तो कहीं हमारी समझ में गड़बड़ी है। समझ में गड़बड़ी ये है कि वो क्लासें नहीं है, आप उसको जबरदस्ती बनाए हुए हैं। आप एक इमोशनल, एक्चुअली एक पर्चा हम लोग को लिखना चाहिए था, इमोशनल मार्क्सिज्म। हाँ, लेकिन हम लोग लेखक तो थे नहीं। आप लिख सकते हैं, आप लेखक हैं, आपको लिखना आता है, हम लोग को आता नहीं था। हमने 1977 में पहली बार जब जनवादी छपा है तो उसमें पहला एडिटोरियल हमारा था। उसमें हमने पहली बार बहुत साल बाद 1977 के पहले हमने 1965 में पीयूसी के ह्यूमैनिटीज़ पेपर में हिंदी में जवाब लिखा था। हमको अंग्रेजी लिखना नहीं आता था। अच्छा, साइंस तो अंग्रेजी में हो जाता, कम ज़्यादा इक्वेशन लिखना, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ का एक कोर्स था पीयूसी में, तो उसमें ह्यूमैनिटीज़ लिखना था, मतलब ऐसे वैसे लिखना था, तो वो हम अंग्रेजी में नहीं लिख सकते थे और हिंदी में लिखना अलाउड था, तो हमने हिंदी में लिखा था। उसके बाद यानी 1965 से 1977 तक मैंने हिंदी में कुछ नहीं लिखा था। पहली बार लिखा, मेहनत हुई, लेकिन ग्रुप ने, देखिए ग्रुप था हमेशा, रोज़ शाम को मीटिंग होती थी, ये तय हो भाई लिखना तो हिंदी में पड़ेगा। जो दक्षिण के लोग हैं वो एक बार अंग्रेजी में, आप हिंदी क्षेत्र के हैं, आप क्यों हिंदी में अंग्रेजी में लिखेंगे, मेहनत कीजिए, लिखिए हिंदी में, लेकिन अब कौन ट्रांसलेट करेगा आपका लिखा हुआ, तो आप हिंदी में लिखिए। तो जब ये जिद हो गई ग्रुप की कि लिखना हिंदी में ही पड़ेगा, तो अंग्रेजी में ना लिख के हिंदी में लिखा। तो हिंदी में लिखा, जानते हैं उस वक्त तर्क क्या दिया था, मार्क्सिज्म पढ़ा हुआ था, एक किस्म का तर्क देना हम लोग सीख गए थे। तर्क ये दिया था कि ये मल्टी पार्टी, जनता पार्टी में बहुत सी पार्टियों का संगम है जी, इसका मतलब इट इज़ ए मल्टी क्लास पार्टी। ये अलग अलग पार्टियां विभिन्न क्लासेस को मूल रूप से रिप्रेजेंट कर रही हैं और सबको साथ आए हैं मोनोपोली कैपिटल के विरोध में। हिंदुस्तान का मोनोपोली कैपिटल, जिसको बिग बिजनेस हमने कहा, मोनोपोली कैपिटल शब्द नहीं लिया तो झंझट करता, बिग बिजनेस। हिंदुस्तान में हमने तर्क दिया कि 1947 से ही बिग बिजनेस का शासन है। जवाहरलाल नेहरू का भी सारी नीतियां बिग बिजनेस की नीतियां हैं और अभी जो चल रहा है वो भी सब बिग बिजनेस की नीतियां हैं। तो बिग बिजनेस के खिलाफ में जनता पार्टी के रूप में वृहद एकता बनी, उसमें सब शामिल हुए, कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी आए, पार्टी में नहीं शामिल हुए, इलेक्शन इंतज़ाम रहा, एडजस्टमेंट हुआ बहुत जगह पे। इससे क्या, नहीं एक मिनट सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमको खुद उस पर नाज हुआ वो करने के बाद, लिखने के बाद। अच्छा, वो इस बात का कि अगर मल्टी क्लास पार्टी है तो डेमोक्रेसी इज इनएविटेबल, डेमोक्रेसी लाजमी है। ये मल्टी क्लास पार्टी तो तानाशाही लागू ही नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें इतने इंटरेस्ट एक साथ हैं कि उनको तो डेमोक्रेटिकली चलना ही पड़ेगा। तो जनता पार्टी चाहे या ना चाहे, उसके मुरारजी चाहे या ना चाहे, चरण सिंह चाहे या ना चाहे, जनता पार्टी को तो डेमोक्रेटिक शासन ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इतने तरह के इंटरेस्ट शामिल हैं। ये टिपिकली मार्क्सिस्ट आर्गुमेंट है जी, है। और बिग बिजनेस के खिलाफ इसने बहुत बड़ा काम ये किया है कि दिल्ली की गद्दी से पहली बार बिग बिजनेस को बेदखल किया है। आपको याद, आपको खैर उस वक्त पता नहीं, 79 में है, तो आप तो उम्र कम रही होगी। मोरारजी ने एक पूंजीपतियों की, बिजनेसमैन लोगों की एक मीटिंग, फिकी की थी, किसी फिकी की थी जी, तो और ये बाकी ऑर्गेनाइजेशंस कम थे, फिकी प्रमुख था उस वक्त।
फिक्की की मीटिंग में मुरारजी ने कह दिया कि अब आप लोगों के पास काफ़ी पैसा हो गया है, अब आप सरकार के पैसे लोन पे न लेकर के अपने पैसों से इंडस्ट्री लगाया करिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में मतलब चिलचिलाता जवाब कि ये क्या मजाक हो रहा है, क्या इस तरह देश का भला होगा, फलाने। टोटल अपोजिशन, पूरा जो बिग बिजनेस क्लास था वो घबरा गया लिटरली कि मुरारजी किसकी भाषा बात कर रहे हैं। अगर सरकार हमें नहीं लोन देगी, मतलब वो लोनवा से तो पूरा साम्राज्य बना हुआ है, सब उसी से बना हुआ था। वो हमारा एक दोस्त बहुत बाद में अभी हाल में स्टेट बैंक का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ, ले गया वहाँ 19वीं मंजिल पे, वहाँ पे कप परेड में। वहाँ से फिर शिक्षित दिखाया कि वो ICICI बैंक है, वो बैंक है। वहाँ जो सैलरीज हैं हमारे चौगुनी हैं, और वो सब हमारे ही चलते प्रॉस्पर कर रहे हैं। समझ है, बैंकर को समझ है, सबको समझ है, लेकिन इंटरेस्ट कहीं और है। और गाइड तो इंटरेस्ट से होगा, समझ से तो होगा नहीं भाई। जहाँ पे इंटरेस्ट जो होगा, तो खैर चलिए, सब बहुत इधर उधर बात हो गई। और मुझे लगता है कि सुनील जी के स्वास्थ्य को देखते हुए अब हम अगली बार इसी किसान आंदोलन की शुरुआत जो हुई है शुरू करेंगे, वहीं से बात करेंगे। और ख़ास तौर से उस बातचीत में हम किसान आंदोलन और उसकी डिमांड्स का एक अखिल भारतीय स्वरूप अख्तियार करते रहना, और पंजाब के सिलसिले में यह भी कि मज़दूरों का, खेतिहर मज़दूरों का अंतर्विरोध भी शुरू हुआ संगरूर और बठिंडा जैसे ज़िलों में, और पंजाब में बहुत बड़ा किसान आंदोलन भी शुरू हुआ। उसके बाद आया स्वामीनाथन आयोग। स्वामीनाथन आयोग पूंजीवाद का एक बड़ा हथियार बन गया किसानों को फुसलाने का। उस पर भी सुनील जी से बात करेंगे। और अगली बार तक के लिए नमस्कार। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद।